अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो हम आ गए हैं एक नई नॉवल के साथ जिसका नाम है होके मजबूर, असद और हादिया की लव स्टोरी। बहुत ही मुख्तसर सी नॉवल है। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आएगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी नॉवल के एपिसोड 1, होके मजबूर। राइट्स बाय आसिया रईस खान। एपिसोड 1। ये असद खान हैं, बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाएंगे। उसकी इकलौती सहेली के अब्बा यानी सरवर चचा ने साथ आए अजनबी की जान पहचान करवाई। पॉलिश छोड़ चुकी लड़की की पुरानी तिपाई पर ट्रे रखते हुए उसने उस्ताद असद खान को देखा, जो सर झुकाए बैठा था। काले उलझे बालों से ढका सर, गहरी ब्लू जीन्स पर खाकी चेक वाली शर्ट, कलाई पर चौड़े से पट्टे वाली सिल्वर घड़ी जो अपने पुराने होने का ऐलान खुद कर रही थी, और पैरों में मिट्टी से अटे स्पोर्ट्स शूज। कोहनी तक चढ़ी आस्तीनों वाला हाथ बढ़ाकर असद ने पानी का ग्लास उठाकर होठों से लगाते हुए उसे देखा। उसका तफसीली जायजा लेती हादिया से नजरें मिली और वो गड़बड़ाए बिना पूरे भरोसे से रुख मोड़ गई। वो हसीनो जमील चेहरों को तवज्जो से तभी दोबारा देखता था जब जरूरत हो। इस आम से नए नक्श वाली सावली लड़की पर भी उसने फिर दूसरी नजर नहीं डाली। दो अजनबी आंखों का ये टकराव किसी नई कहानी के अंजाम की शुरुआत थी। कहानी इंतजार और जुदाई की, कहानी फासलों और खामोशियों की, कहानी मसलहत और मजबूरियों की। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम का वक्त करीब है। सरवर चचा की मुलाकात और बातें ही दादी को स्कूल, कॉलेज और इम्तिहानों से बाखबर रखती थीं। अब्दुल वहाब जो साइंस और मैथ्स पढ़ाते थे, ऑपरेशन के बाद बिस्तर पर हैं और बच्चे इन दो सब्जेक्ट्स में बहुत कमज़ोर हैं, इसीलिए ये टेम्परेरी इंतज़ाम करना पड़ा। उन्होंने डिटेल्स में समझाया। मुझे साइंस लेने दी होती तो आज ये काम मैं कर लेती। किचन में जाते हुए उसने धीमी आवाज़ में अपना गम दोहराया। उसके दोनों कसूरवार यानी दादी और सरवर चचा ने उसे दरवाजे से गायब होते देखा। सरवर चाचा तो यूं भी उसके इस दुख और इल्ज़ाम पर चुप रहते थे, लेकिन दादी ने इस वक्त नए मेहमान का लिहाज करते हुए कुछ नहीं कहा। गांव असल में छोटा सा शहर बनने की राह पर था, यानी आबादी बढ़ने के साथ साथ धूल से अटे कच्चे रास्तों की जगह अब पक्की सड़कें थीं। बस अड्डे पर आने वाली बसों की तादाद बढ़ गई थी। खेतों की तादाद कम होते होते अब खत्म होने को थी। लोगों ने रोजगार के नए जरिए अपना लिए थे। एक सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जगह अब ठीक ठाक सा अस्पताल मिल गया था, और स्कूल में अब 10वीं के बाद जूनियर कॉलेज तक पढ़ाई का इंतज़ाम था, जहां इस साल आर्ट्स के साथ साथ साइंस की पढ़ाई भी शुरू की गई थी। इम्तिहान करीब थे और 12वीं के साइंस और मैथ्स के टीचर रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद 2 महीने के लिए बिस्तर पकड़ चुके थे। स्टूडेंट्स का हाल पहले ही इन 2 सब्जेक्ट में बड़ा ख़राब था। ये जूनियर कॉलेज का पहला साल था, इसीलिए उसका अच्छा नतीजा ज़रूरी था। प्रिंसिपल साहब यानी सरवर चचा ने बड़ी भागदौड़ के बाद एक पढ़े लिखे और काबिल टेम्परेरी टीचर का इंतज़ाम किया, जो किसी तरह उन्हें एक अच्छा नतीजा दे सकता था। और अब वो दादी यानी शमसुन निशा बेगम के सामने इस टीचर के साथ मौजूद थे। पिछले दिनों हुई वारदात के बाद मुझे यहाँ किसी मर्द का मौजूद होना ज़रूरी लगता है, उन्होंने सर झुकाकर धीरे से कहा। वो दादी की बड़ी इज्जत करते थे और दादी के मुताबिक सारी बस्ती में वो अकेले सुलझे हुए इंसान थे, वरना इस तरह का जुमला कोई और दादी के सामने कहता तो वो अपनी कड़कदार आवाज़ में वो तकरीर करती कि सामने वाले को दुम दबाकर भागते बनता। तुम पहले बता देते तो मैं सफाई करवा के रखती कमरे की। उन्हें सरवर मियाँ पर भरोसा था, वह भरोसे के काबिल इंसान को ही लाए होंगे।
किसी ज़माने में उनका मकान यहाँ का सबसे देखने लायक मकान था। बाहर मुल्क से कुछ दिन के लिए आए बेटे ने इसे रंग रौनक के साथ साथ नए तरीके से भी सजा और संवार दिया था। गांव वाले मरम्मत के बाद किचन के नए कैबिनेट, हॉल में वॉल वाला यूनिट, सोफ़ा सेट और दूसरे फर्नीचर वगैरह देखने के लिए आते और हर बार दादी की गर्दन फख्र से तन जाती थी। अब इस बात को बरसों बीत गए थे। मकान तो था ही पुराना, अंदर का फर्नीचर भी पुराना हो गया था। बरामदे और सहन का फर्श उखड़ने लगा था। रंग रौनक कब के उतर चुके थे और देखने आने वाले लोग कस्बे के दूसरे सिरे पर बने प्लॉटों पर नई कॉलोनियां बसा चुके थे। बस्ती के इस आखिरी सिरे पर दादी के मकान के अलावा कुछ एक दो घर ही बाकी थे। स्कूल की पुरानी इमारत करीब होने की वजह से हलचल रहती थी, वरना ये हिस्सा सुनसान ही रहता। अभी मैं इन्हें स्कूल साथ ले जाता हूँ। दोपहर में छुट्टी के बाद आएंगे, तब तक आप सफाई वगैरह देख लें। ये ठीक है, दादी ने हामी भरी। हादिया दूसरी ट्रे में चाय के 3 कप लिए वापस आई। ये आपकी परहेजी चाय चचा। उसने 1 कप उठाकर सरवर चचा को थमा दिया। वो डायबिटीज़ के मरीज थे। शुक्रिया बेटा। उन्होंने कप लेकर दूसरे हाथ से दूसरा कप उठाकर असद को दिया। शुक्रिया, उसने कप लेते हुए कहा। चाय पीने के बाद सरवर चचा उसके साथ वापस चले गए। वो अपना सूटकेस वहीं छोड़कर बैग पैक साथ ले गया था। किराया तो तय कर लेती पहले। उन दोनों के घर से बाहर जाते ही वो तिपाई से ट्रे, गिलास और कप उठाने वापस आई। वो सब सरवर मियाँ तय कर लेंगे। दादी मुतमईन थीं। उसे अपनी तन्हाई में ये रुकावट अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते चोरी या फिर उन दोनों को डराने की कोशिश के बाद वो दादी की रजामंदी की वजह भी समझ रही थी। 2 महीने बाद इम्तिहान है। उसने उन्हें याद दिलाया कि ये टेम्परेरी हल है। आखिर वाला कमरा साफ कर दे। उन्होंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। आखिर क्यों? वो जो अंदर जा रही थी रुककर पलटी। इधर तो सारा दिन तू दंदनाती फिरती है। आखिरी वाला कमरा ही अलग है और उसका दरवाज़ा भी बाहर से है। वसीम वाले वाक़यात के बाद दादी ने पलंग उनके कमरे से निकालकर बरामदे के सामने वाले बड़े कमरे यानी हॉल में डाल लिया था। हॉल के साथ 3 कमरे और किचन था, जिनके दाखिली दरवाजे हॉल में थे। मकान के दाईं तरफ वाले तन्हा कमरे से बरामदा नज़र नहीं आता था। उसका हॉल में खुलने वाला दरवाज़ा भी हमेशा बंद रहता था। उस बंद दरवाजे के साथ ही हॉल में सोफ़ा रखा हुआ था। दादी को कहाँ मालूम था, इस कमरे की छोटी खिड़की जो मकान का आखिरी हिस्सा थी के नीचे का चबूतरा उसका कथारसिस बॉक्स है। वो जोया की बेटी का फ्रॉक सिल रही थी। उसे अधूरा छोड़कर कमरे की सफाई करना पड़ी। उसने छोटी खिड़की की अच्छी तरह जांच कर ली थी। लंबे अरसे से बंद रहने की वजह से उसका आसानी से खुलना मुमकिन नहीं था। वैसे भी कमरे की सबसे बड़ी खिड़की पिछली तरफ थी, जहां से मैदान फैला बचे कुचे कुछ खेत नजर आते थे। उसे खोलने के बाद इस छोटी सी खिड़की की ज़रूरत भी ना थी कि उसके सामने बाउंड्री की दीवार थी। दादी की हिदायत पर पलंग पर नया गद्दा, चादर, तकिए, कंबल, पानी से भरा जग, ग्लास, तौलिया, साबुन, मच्छर मारने वाली अगरबत्ती और माचिस भी रख आई। इन सब के अलावा चूँकि वो पढ़ाने आया था तो कमरे में मेज़ कुर्सी भी ज़रूरी थी। इसीलिए घर की इकलौती मेज़ भी कुर्सी के साथ कमरे में पहुंचा दी गई। दादी वो किराएदार है, मेहमान नहीं। उसे ये सारा इंतज़ाम ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा था। तू मेहमान समझ ले। दादी को उसके साथ बहस की नहीं, बात ख़त्म करने की आदत थी। उसे बार बार एक ख्याल आ रहा था, लेकिन चुप रही कि कहीं मुंह से निकलते ही उसके खाने पीने की जिम्मेदारी भी उसके सर पे न आ जानी थी। उसकी ये एहतियात 2 दिन बाद ही बेकार साबित हो गई। पहले दिन तो वे दोपहर के बजाय शाम को आया और जो कमरे में बंद हुआ तो अगले दिन सुबह।
जब वो दादी के वुज़ू के लिए गर्म पानी लेकर सहन में आ रही थी तब नजर आया। वो अपने कमरे से निकलकर सहन से गुजरते हुए बाहर चला गया। इतनी सुबह तो कोई स्कूल नहीं खुलता, उसने सोचा। हमेशा की तरह दादी नमाज के बाद बरामदे में रखे अपने छोटे से दीवान, जिसे वो अपना तख्त कहती थी, पर तिलावत करने बैठ गईं। इस वक्त उसे नमाज पढ़कर सोने की जल्दी होती थी और दादी को चाय की तलब। वो उनको चाय देने आई तब वो वापस आया। ओह, उसे हैरत हुई, तो किराएदार नमाज पढ़ने गया था। उसने दादी को सलाम किया। इससे पहले कि वो जवाब देती, हादिया को उनके जवाब के बाद का अगला जुमला सोचकर परेशानी होने लगी। माशाअल्लाह, सुबह सवेरे उठना अच्छी बात है। हादिया, इन्हें भी चाय दे दो। शुक्रिया, लेकिन तकलीफ ना करें, उसने कहा। तकलीफ की क्या बात? जागने के बाद चाय तो ज़रूरी है, वो कहना चाहती थी। दादी, क्या पता, शायद मेरी तरह उन्हें भी फ़ौरन बिस्तर में जाने की जल्दी हो, मगर सुबह सुबह ज़्यादा ज़ुबान हिलाने से नींद भाग जाने का डर था। वो खामोशी से अंदर चली आई। फिर एक कप चाय बनाकर बाहर आई तो दादी हिल हिल कर तिलावत कर रही थीं। किराएदार गायब था। कमरे में दे आओ। कब तक खड़ा रहता? कुछ देर रुककर उन्होंने हुक्म के साथ उसका कसूर भी जता दिया। मेहमान, उसने खुद को याद दिलाया, ये दादी के लिए मेहमान हैं। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। असद ने दरवाज़ा खोलकर कप ले लिया। थैंक्स। खालिस रस्मी अल्फाज पर उसे गुस्सा आ गया। दादी के सामने वाली शराफत ज़रा भी ना थी। मक्कार और अदाकार। इससे पहले कि वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करता, वो फौरन पलट गई। सर्दी अपने आखिरी पड़ाव में थी और यही कुछ दिन तो रज़ाई के मज़े मिलने थे। वो वापस आकर लेटी तो रोज़ की तरह फौरन सो नहीं सकी। कल से पहले ही 2 कप चाय बना लूँगी। नींद की वादी में गुम होने से पहले वो तय कर चुकी थी। तीसरे दिन संडे था और सुबह सुबह सरवर चचा चले आए। कुछ देर बाद मामला खुला कि दादी का मेहमान और उसका किराएदार 2 दिन होटल का खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया है और उम्मीद के ठीक मुताबिक मेहमान की मेहमान नवाजी भी उसके हवाले कर दी गई। वो कई बरसों से दादी के साथ तन्हा रह गई थी। बचपन में पहले माँ और फिर स्कूल पहुँचने तक अब्बा भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। फूफो और चचा शादी करके दूर चले गए। फूफो ससुराल और चचा दुबई। दादा भी ज़्यादा दिन उनका साथ ना दे सके थे। पीछे वो और दादी रह गईं। मकान के साथ कुछ ज़मीन भी थी। जब तक दादी की सेहत ने साथ दिया, वो खेत के सब काम अपनी निगरानी में करवाया करती थीं। अब पट्टे पे दे रखा था। चचा भी हर महीने मुनासिब रकम भेजा करते थे, इसीलिए वो माली तौर पर मजबूत थीं। सरवर चचा की जोया उसकी हम उम्र और हमजोली थी। उनकी कोशिशों से ही वो दोनों स्कूल के बाद करीबी शहर जाकर बीए कर सकती थीं। उसके लिए उन्हें रोज़ 2 घंटे बस से सफ़र करना पड़ता था। उसकी ख्वाहिश के बावजूद सरवर चचा ने उसे साइंस नहीं पढ़ने दी। उसके लिए एक तो शाम तक कॉलेज में रुकना होता था, दूसरे जोया औसत दर्जे की स्टूडेंट थी। साइंस उसके बस का रोक ना थी। दोनों को एक साथ तो रोज़ आने जाने की इजाज़त थी, तन्हा या अलग अलग नहीं। बीए का नतीजा आने से पहले ही जोया की शादी हो गई और अब वो ससुराल के साथ साथ 2 बच्चे भी संभाल रही थी। उसके लिए दादी ने अपने बड़े और इकलौते पोते को चुन रखा था। पोता भी, वो जो आखिरी बार 10 साल पहले आया था। अब भी उसके आने की कोई उम्मीद ना थी, मगर दादी की उम्मीदें कायम थीं। इस मामले में उसकी हैसियत तमाशबीन जैसी थी। तरक्की के साथ साथ गांव के दूसरे सिरे पर नई आबादी और कॉलोनियां बस चुकी थीं। दादी का मकान अब अलग सलग सा था। उस मकान के बगल वाली खाली जगह वसीम के ख़ानदान ने खरीदी थी। वसीम का ख़ानदान बस्ती का नया, अमीर और पुराना बदमाश ख़ानदान था।
सड़क की तामीर के दौरान सरकार की तरफ से उनकी ज़मीनों का उन्हें बड़ा भारी मुआवजा मिला था और अब उन्हें दादी के बाजू वाली जगह पर अपना शानदार बंगला और जाने क्या क्या बनाना था, जिसके लिए वो दादी के पास अपना मकसद लेकर आए। तगड़ी सी रकम और बहुत जिद के बाद भी दादी ने उन्हें मकान बेचने से इनकार कर दिया। हादिया की शादी के बाद दादी शायद मकान बेचने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन इस मकान को ढाकर वहाँ कोई अपना महल बनाए, इसके लिए उनका दिल राजी नहीं था। मकान के लिए इनकार के बाद दादी की सहेली हवा भी हादिया के लिए वसीम का रिश्ता लेकर आई और तब दादी का माथा ठनका। एक ही गांव में रहने के बावजूद उनकी वसीम के घर वालों से सलाम कलाम भी नहीं था। और फिर अचानक रिश्ते की बात दादी समझ पाई थी या नहीं, लेकिन उससे अंदाज़ा हो गया था। उनके लिए अपने बंगले की तामीर इस कदर अहम और ज़रूरी थी कि इसमें शादी ब्याह जैसे मामले घसीटना भी उनके लिए मामूली बात थी। उनके मुताबिक हादिया की शादी यानी सब कुछ उन्हीं का हो जाना था। उसके बाद दादी ने बेटे को कितने ही फ़ोन कर डाले और उनका एक ही जवाब था, फुर्सत मिलते ही आ रहा हूँ। वसीम का पैगाम अब अलग तरीक़ों से उन तक पहुँचने लगा था। एक दो बार उसने रास्ता रोककर हादिया से बात करने की कोशिश की और उसके बाद हादिया ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। वो महीनों से घर में कैद थी। वो बुज़दिल या दब्बू नहीं थी, मगर एक तन्हा दादी के सहारे बात बढ़ाना या सामने वाले को मौका देना भी अक्लमंदी नहीं थी। उसके घर में बंद हो जाने के बाद दादी अपने घुटनों के दर्द की वजह से बाहर के काम के लिए रोज़ बाजार नहीं जा सकती थीं। ऐसे में हवाबी और सरवर चचा ही उनके काम आ रहे थे। हादिया ने बाहर जाना बंद किया तो कुछ दिन पहले रात में सहन के दरवाजे पर हल्की दस्तक और फिर सहन में पत्थर फेंकने की शरारत या उन्हें डराने की कोशिश हुई। दादी तो इस हरकत पर बहुत आग बबूला हुई। गायबान ही वसीम और उसके माँ बाप को खूब सुनाई और कभी मकान उन्हें न देने का तय भी कर लिया। वसीम और उसके ख़ानदान से कुछ बस्ती वाले डरते और दबते थे और कुछ शरीफों को अपनी इज्जत प्यारी थी, इसीलिए सभी उन बदमाशों और उनके मामलों से कोसों दूर रहते थे। दादी ने सरवर चचा को सब कह सुनाया था, साथ ही अपना इरादा भी कि वो इन हथकंडों से डरने वाली नहीं। उसके एक हफ्ते बाद ही सरवर चचा एक मर्द को उनका किराएदार बनाने के लिए ले आए थे। ये इंतज़ाम कुछ दिनों का था, लेकिन दादी अब ज़रा मुतमईन थीं। वो 8 सवा 8 बजे घर से निकलता था। हादिया रोज़ सुबह दरवाजे पर दस्तक देकर नाश्ते की ट्रे उसे थमाकर वापस आ जाती। वो जाते हुए ट्रे कभी तख्त पर कभी कुर्सी पर रख दिया करता। दोपहर में ज़ोहर के बाद वो घर आता। अक्सर दादी ही आवाज़ देकर उसे कहती कि मेहमान आ गया है, खाना दे दो। वो फिर ट्रे थमाकर आ जाती। दादी खाना खाकर लेटने की आदी थी। वो जिस वक्त किचन समेट रही होती उस वक्त शायद वो दोबारा वापस चला जाता था। ट्रे हमेशा की तरह बरामदे में कभी तख्त पर तो कभी कुर्सी पर रखी मिलती। आते जाते वक्त उसके हाथ में अखबार में लिपटे हुआ कुछ होता था। उसे कई दिन बाद समझ में आया वो उसके मैले और धुले प्रेस किए कपड़े होते हैं। खाने के वक्त के अलावा सुबह में ही उसका आमना सामना होता था। उस वक्त वो पानी का खाली जग तख्त पर रख जाता। हादिया भरकर फिर तख्त पर रख देती। वो वापसी में उठा लेता। हफ्ते भर बाद ही उन तीनों का सुबह का मामूल गड़बड़ा गया। उसने रोज़ की तरह दादी को सलाम किया। दादी ने खंबे का सहारा लिए 2 सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदे में आते हुए सलाम का जवाब दिया। वो गर्म पानी का खाली बर्तन उठाकर सीधी हुई तो असद खुले दरवाजे के पट थामे खड़ा था। वो दरवाजे के बाहर किसी चीज़ को गौर से देख रहा था। उसे फौरन किसी अनहोनी का ख्याल आया। वो दरवाजे के बाहर झांकने के लिए और आगे बढ़ी। असद ने पीछे कदमों की आहट महसूस करते ही मुड़कर हाथ आगे फैलाकर उसे वहीं रोकने का इशारा किया। दादी भी उनकी तरफ देख रही थीं। क्या बात है? दादी ने पूछा।
हादिया ने उचक्कर उसके कंधे के ऊपर से बाहर देखा और हाथ से बर्तन छूट गया। खाली बर्तन के गिरने से शोर में उसकी चीख भी शामिल थी। उसने फौरन मुंह ढांककर चीख का गला घोटा। सहन से बाहर पहुंच रही रोशनी में दहलीज की दूसरी तरफ गर्दन कटी, खून में लिपटी बिल्ली साफ नजर आ रही थी। उसकी उड़ी रंगत देखकर असद ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? दादी घबराकर फिर नीचे उतरने लगी। कुछ नहीं, बाहर दरवाजे के सामने बिल्ली मर गई है, असद ने जेब से फोन निकालते हुए कहा। दादी दरवाजे की तरफ बढ़ी। रहने दीजिए, मैं प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करता हूँ। उसने उन्हें रोकना चाहा, मगर दादी तब तक दरवाज़ा खोल चुकी थीं। वो कुदरती मौत मरी बिल्ली नहीं थी। हादिया फौरन संभलकर आगे आई और दरवाज़ा बंद किया। अंदर चलें दादी, सरवर चचा और ये उसे कहीं फेंक आएंगे। ये उस कमीने की हरकत है। दादी तैश में आ गईं। इस तरह डराएगा अब हमें? मैं नहीं डरने वाली इन हथकंडों से, वो यूं कहने लगी मानो वो कमीना दीवार के उस तरफ खड़ा सब सुन रहा हो। आप नमाज पढ़ें, चलें, वो देख लेंगे। उसने उन्हें अंदर ले जाना चाहा, लेकिन वो सरवर चचा के आने तक सहन से हिली नहीं। उन दोनों ने उन्हें दरवाज़ा बंद करने का कहा और उस गर्दन कटी बिल्ली को ठिकाने लगाने चल पड़े। आज वो भी नमाज पढ़कर उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। क्या किया बिल्ली का? बड़ी देर बाद वो वापस आया तो दादी ने देखते ही पूछा। ज़रा फासले पर दफना दिया है। वो उठकर उसकी चाय लेने अंदर चली गई। वापस आई तब तक दादी बिल्ली की कब्र का पता पूछ चुकी थी। थैंक यू, वो उसके हाथ से कप लेकर चला गया। आज उसे सुबह के बाद नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही वो मुर्दा बिल्ली सामने आ जाती थी। दोपहर में दादी के सोते ही वो चाय का कप लेकर अपने कथारसिस बॉक्स में आ गई। चबूतरे पर बैठते हुए उसे लगा सामने की दीवार हमेशा की तरह उसकी बातें सुनने की मुंतजिर है। एक गहरी सांस लेकर वो शुरू हुई। उफ, बहुत ही बदतमीज है। बल्कि दादी सही कहती हैं, कमीने लोग हैं जो एक बुजुर्ग को इस तरह परेशान कर रहे हैं। डरा धमकाकर दादी से उनका घर छीनना चाहते हैं। इस जगह के बगैर बना लें अपना बंगला, ऐसी भी क्या जिद। खुदा जाने कैसा आर्किटेक्ट पकड़ा है जो इतनी बड़ी जगह होते हुए भी इस छोटे से मकान के पीछे पड़ा है। ये कब तक चलेगा वैसे? दादी तो कभी नहीं बेचेंगी ये घर। कितना और कब तक हमें डराएंगे भला? मैं इस कमीने की वजह से महीनों से घर में बंद हूँ और अब ये घर तक पहुँच गया। सारा गांव ही तो साथ देने वाला है ना। वसीम और उसके घर वालों से कुछ कहने की हिम्मत है किसी में? इस कदर बदतमीज, जाहिल और लड़ाका है वो सब। मुझे अब थोड़ा थोड़ा खौफ आ रहा है। खैर छोड़ो, खुदा मालिक है। अब तक भी तो वही सहारा था, आगे भी बस वही है। वो थोड़ा ठहरी थी कि एक नया ख्याल कौंधा। कहीं इस मकान के नीचे किसी खजाने की सुनगुन तो नहीं मिली उन्हें? यहाँ कौन सा खजाना होगा और कौन दफनाएगा? क्या पता हो कोई राज। और दादी भी इसीलिए मकान देने पर तैयार नहीं। तौबा है हादिया, कुछ भी। अपने इस अनोखे ख्याल पर उसे खुद ही हंसी आ गई। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।